अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने ड्रिल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, मैं आप देख रहे हैं कि इस वक्त स्टूडियो के अंदर मौजूद नहीं हूं, क्योंकि इसकी वजह यह है कि छुट्टियों की वजह से ज़रा थोड़ी सी ब्रेक ली है, तकरीबन कोई 4 दिन की और 3-4 दिन की। और नथिया गली का ट्रिप जो है वो एक दफ़ा फिर प्लान किया है। तो हमने सोचा कि ज़रा थोड़ा सा बच्चों को, आप जानते हैं जब छुट्टियाँ होती हैं तो ज़रा कोशिश की जाती है कि उनको ज़रा वेकेशंस के ऊपर जो है वो ले जाया जाए। तो नथिया गली से आपसे मुखातिब है और यहीं से अगले 2-3 दिन जो है आपसे राब्ता यहीं से रहेगा। खबरें पिछले 12 घंटे की जनाब क्या डेवलप हुई हैं उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। कमेंट भी उस पर आप कीजिएगा और मैं भी उसके ऊपर अपनी राय दूंगा। आप बताइएगा कि आप मेरी राय से मुतफिक हैं या नहीं, या आप इख्तलाफ राय रखते हैं एहतराम के साथ। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी हम शेयर कर रहे हैं, आप उसे प्रेस करके हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पहला कमेंट है वो हमने पिन किया हुआ है, आप उसको स्क्रॉल करेंगे तो सामने ही वो कमेंट जो है वो आ जाएगा और आपने सिर्फ लिंक को प्रेस करना है। अच्छा जी, पिछले 12 घंटे में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं एक एक करके उसे देखते हैं। एक तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने जनाब आज जो है वो बड़ा ज़बरदस्त बूस्ट मारा है, आप कह सकते हैं, क्योंकि 4,800 पॉइंट्स का ये बूस्ट है, बहुत बड़ा इजाफा है। 4,800 का मतलब है कि स्काई रॉकेट हुई है स्टॉक मार्केट आज। 1,83,964 पॉइंट्स, मतलब तारीख की बुलंद तरीन सतह का नया रिकॉर्ड जो है ये बनता जा रहा है। ये पिछले एक साल में रिकॉर्ड्स के ऊपर रिकॉर्ड जो है वो बन रहे हैं। इन्वेस्टर्स जो हैं वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक दिखाई देते हैं, लेकिन कभी कभार आप जानते हैं कि डर ही लगता है कोई धमाका ही ना हो जाए और पता चले कि जनाब मार्केट जो है वो गिर गई है। बट फिलहाल बड़ा ऑप्टिमिज्म पाया जाता है मार्केट के अंदर। और जब मार्केट एक्चुअली जब क्लोज हुई तो तब तक वो 3,373 के पॉइंट्स के इजाफे के साथ जो है ये क्लोज हुई। अपना मतलब प्रॉफिट टेकिंग जो है हुई एंड के ऊपर 1,82,408 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो मार्केट ने क्लोज किया। इसके अलावा सियासी मैदान से जनाब ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। ये कल रात को एक्चुअली ये डेवलपमेंट हुई। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो आए हुए थे जियो के एक प्रोग्राम के अंदर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल ने अपने ही चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को जो है वो डिफाई कर दिया और शहजाद इकबाल साहब के शो के अंदर उन्होंने उनके बयान को पार्टी मौक़िफ़ के खिलाफ करार दे दिया। द सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पार्टी के चेयरमैन के बारे में कह रहे हैं जी ये पार्टी के मौक़िफ़ के खिलाफ उन्होंने बात की है। बेसिकली बैरिस्टर गौहर ने जो है वो ये कहा था कि जी इमरान खान से मुलाकात के लिए भीख मांगने की नौबत आ चुकी है और इसमें दूसरों के साथ अपनों का भी हाथ है। ये उन्होंने ये बयान दिया था, पिछले हफ्ते ये बयान दिया था, जिसके बाद काफ़ी कंट्रोवर्सी जो है वो शुरू हो गई थी। तो अब उसको डिफेंड करना, इस बात को जो है वो बहुत मुश्किल हो गया था। ख़ास तौर पे वो उसी वक्त ये बात जो है वो फील होना शुरू हो गई थी कि ये इशारा जो है ये बेसिकली सलमान अकरम राजा साहब की तरफ है। तो इसके ऊपर रद्द अमल देते हुए जो है वो सलमान अकरम राजा साहब ने शो के अंदर जो है इस बात की तरदीद की। उन्होंने कहा कि जी बैरिस्टर गौहर ने जल्दबाजी में बात कर दी, हम किसी हवाले से भीख नहीं मांग रहे, भीख का लफ्ज़ बिल्कुल गैर मुनासिब था। उन्होंने कहा कि पीटीआई से कोई ऐसी गलती नहीं हुई जिसे बानी पीटीआई से मुलाकातें ना कराने का जवाब बनाया जा सके। सलमान अकरम राजा बोले हुकूमत से बात तभी होगी जब बानी पीटीआई पर से नाजायज़ कदगने हटा दी जाएंगी। तो सेक्रेटरी, एक पार्टी का सेक्रेटरी जनरल अपने चेयरमैन को जो है वो डिफाई कर रहा है कि जनाब उन्होंने जो कुछ कहा है वो हमारा मौक़िफ़ नहीं है। मतलब अब इसी से आप अंदाज़ा कर लेना, मतलब एक वक्त था कि पार्टी के चेयरमैन जब इमरान खान साहब थे तो ऑब्वियसली उनके बयान के बारे में तो कोई कह ही नहीं सकता था कि जनाब इन्होंने ये बयान जो है वो जल्दबाजी में दिया है। सो ये जो बढ़ती हुई रिफ्ट है बिटवीन द पार्टी चेयरमैन एंड द सेक्रेटरी जनरल, मुझे ये कोई ज़्यादा अच्छे शुगुन जिसे कहते हैं ना, ये नेक शुगुन नहीं मुझे लग रहा है। मुझे लग रहा है कि आगे जाके ये क्लैशेस जो है ये बढ़ सकते हैं। खैर, ये कोल्ड वॉर तो बड़ी देर से चल रही है, लेकिन अब मीडिया के अंदर आके जो है वो एक दूसरे के बयानात को भी जो है इस तरह डिनाई किया जा रहा है। सो यू कैन सी दैट। शबीर डार साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो अडयाला जेल की प्रोसीडिंग्स को कवर करते आए हैं। उन्होंने कहा जी बैरिस्टर गौहर साहब ने किसी हद तक बात दुरुस्त की है, क्योंकि 2 दिसंबर की मुलाकात उन्हीं की कोशिशों के नतीजे में हुई, लेकिन मुलाकात के लिए जो कमिटमेंट दी गई उसकी खिलाफ वर्जी पर बैरिस्टर गौहर दिल बर्दाश्ता हुए। गालिबन यही वजह है। उन्होंने कहा मुलाकात की भीख मांगने में दूसरों के साथ अपनों का भी हाथ है। सो अपने कौन थे? बेसिकली उस दिन जो थी वो उज़मा खान साहिबा ने बड़ा सख्त किस्म का बयान दिया था और उस दिन के बाद से जो है 2 दिसंबर के बाद से वो मुलाकातें जो है वो दोबारा बंद हो गई थी। इसके अलावा जहाँ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 26 नवंबर को एहतजाज केस का जो है वो फैसला सुना दिया है। अदालत ने अलीमा खान की दरख्वास्त बरीयत जो है वो खारिज कर दी और ये समात जो है वो ATC जज की अदालत में हुई। इस दौरान वकील फैसल मलिक ने कहा कि यह केस बनता ही नहीं है, ये सियासी इंतकामी कार्रवाई है। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने कहा कि मुलजिमा पर एंटी टेररिज्म एक्ट की 5 शिकों के तहत फर्द जुर्म आयद की। मुलजिमा पर फर्द जुर्म तफ्तीशी रिपोर्ट की बुनियाद पर लगाई गई।
प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जी सियासी एहतजाज के दौरान सारा कंट्रोल मुंतजमीन के पास होता है। थ्योरी ऑफ कंट्रोल कहता है कि किसी भी ऐसे एहतजाज में मुलजिम के पास सारा कंट्रोल होता है। ये दावा करते हैं कि लोग हमारे कहने पर बाहर आए लेकिन अदालत के सामने नहीं मान रहे। तो ये बिल्कुल 9 मई के अंदर भी जो है बिल्कुल यही कुछ ऐसी सूरत हाल हुई थी कि बंदे तो बाहर निकाल लिए, फलां जगह पहुंचो, उधर पहुंचो, इधर पहुंचो, हर किस्म की कॉलें जो है वो दे दी गई। लेकिन जब लोग वहां पे पहुंच गए और वहां पे हुल्लड़बाजी हुई, चीज़ों को डिस्ट्रक्ट किया गया और सारी तोड़ फोड़ हुई, आग लगाने का सारे वाकयात हुए, तो बाद में उन्होंने कहा जी हम लोग नहीं थे, हमारा कोई ताल्लुक नहीं था, ये जनाब ये साजिश थी और ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। मतलब हर जगह के ऊपर आपने बंदे इकट्ठे कर लिए, बाद में जो है वो हाथ उठा के कहते हैं कि जनाब साड़ा कोई ताल्लुक नहीं है। अब यहाँ पे भी जो है कुछ ऐसी ही प्ली ली जा रही है। इसी अदालत के बाहर अलीमा खान साहिबा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा जी झूठे मुकदमात से नहीं डरते, कल अडयाला जेल इमरान खान से फैमिली मुलाकात डे है, कल हम 1 बजे अडयाला जेल के बाहर पहुंचेंगे, 1:30 बजे अडयाला जेल के बाहर शोहदा और गैर कानूनी गिरफ्तारी बाबत सूरह यासीन जो है उसका खत्म होगा। हमें कल भी मुलाकात की इजाजत ना दी गई तो रोड पर हम बहनें बैठकर इंतजार करेंगी। इमरान खान ने 26 नवंबर की कॉल 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दी थी। इस तरमीम के तहत 17 सीटों वाली जमात को इक़्तिदार में बिठाया गया। इसके अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब ने इस्लामाबाद बार कौंसिल से खिताब किया। उन्होंने कहा 2 रोज पहले डॉक्टर मुईद पीरज़ादा और साबिर शाकिर की गैर मौजूदगी में सजा सुनाई गई और यह पहली दफा नहीं हो रहा है। हमारे भाई डॉक्टर मुईद पीरज़ादा पर भी हमला किया गया। आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी होगी। यह सिलसिला रुकेगा नहीं। हमने तो बर्दाश्त कर लिया, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर चिट के जरिए फैसले हो रहे हैं तो फिर हम क्या गिला करें। 3 जजेस हुक्म देते हैं कि वजीर आला की मुलाकात कराई जाए, लेकिन सुपरिटेंडेंट वो ऑर्डर रद्दी की टोकरी में फेंक देता है। इमरान खान अगर जेल में है तो वो हमारी जंग लड़ रहा है। तोशा खाना से गाड़ियां लेने वाले हुक्मरान बने बैठे हैं और कानूनी तरीके से चीजें लेने वाले जेल में है। यह मजाक बनाया हुआ है। इमरान खान को जख्मी हालत में लाहौर से इस्लामाबाद पेशी के लिए बुलाया जाता है। अब जजेस खुद उठकर जेल में जा रहे हैं। हम किसी से भीख नहीं मांगते हैं, हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। ये भीख वाला वो जो अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे सलमान अकरम राजा साहब और बैरिस्टर गौहर वाली। खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। यह निज़ाम का चलना नहीं बल्कि बदमाशी है। जजेस को आज़ाद कराने के लिए हमारे वकला को खड़ा होना होगा। आप वकला की तहरीक का ऐलान करें, मैं आपके साथ खड़ा हूं। इसके अलावा स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब ने जो है वो सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा ऑपोजिशन हमारे पास आए तो हुकूमत से बात करूंगा, ऑपोजिशन और हुकूमत के मुज़ाकरात को फैसिलिटेट करूंगा। ऑपोजिशन और मुज़ाकरात के हवाले से अभी तक कोई रब्ता नहीं हुआ। मैं मुज़ाकरात अरकान पार्लियामेंट के दरमियान ही करवा सकता हूं। अगर रुकने पार्लियामेंट के अलावा कोई मुज़ाकरात का हिस्सा बनना चाहता है तो वह हुकूमत से खुद रब्ता करे। ऑपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में महमूद खान अचकज़ई को ऑपोजिशन लीडर बनाने पर इख्तिलाफात हैं। ऑपोजिशन के बहुत से लोगों ने रब्ता किया है कि महमूद खान अचकज़ई हमें कबूल नहीं है। मैंने ऑपोजिशन लीडर की तकरीर पर किसी से इजाज़त नहीं लेनी। वज़ीर आज़म ने ऑपोजिशन लीडर की तकरीर के हवाले से फैसलों का मुकम्मल इख्तियार दिया है। बड़ों से मुशावरत करना और नसीहत लेना ज़रूरी है। अदालती पटिशन से मुतालिक दस्तावेज़ात की फराहमी के लिए 4 खत लिखे। आइंदा इजलास के आगाज़ पर ऑपोजिशन लीडर की तकरीर के हवाले से प्रोसेस का आगाज़ किया जाएगा। ऑपोजिशन के अरकान के दस्तखतों की तस्दीक करना पड़ेगी। ऑपोजिशन लीडर की तैनाती में ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। महमूद खान अचकज़ई मुझे स्पीकर नहीं मानते तो तहरीक अदम एतमाद ले आएँ। मैंने आपको कई दफ़ा वीलॉग्स के अंदर बताया कि महमूद खान अचकज़ई साहब का और अयाज सादिक साहब का जो है एक पर्सनल इशू है जो पिछले कई सालों से चल रहा है। और महमूद खान अचकज़ई साहब अक्सर औकात सरदार अयाज सादिक साहब के खिलाफ जो है बड़ी सख्त किस्म की ज़बान भी इस्तेमाल करते हैं। और एक्चुअली मेरी इतलात के मुताबिक ये 2013 से लेकर 2018 के दरमियान जब अयाज सादिक साहब स्पीकर थे तो उस वक्त से दोनों के ताल्लुकात जो हैं वो आपस में काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप आमिर डोगर ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मुलाकात की है। मुलाकात में अपोजिशन लीडर की तकरीर से मुतल्लिक जो है उमूर के ऊपर तबादला ख्याल किया गया है। आमिर डोगर ने साबिक अपोजिशन लीडर उमर यूब से मुतल्लिक केसेस अदालत से वापस लेने की दस्तावेजात पेश की। आमिर डोगर ने स्पीकर सरदार अयाज सादिक से एक बार फिर महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने का मुतालबा किया। इसके अलावा कौमी मुज़ाकराती कमेटी ने अपनी मुजवज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के हवाले से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से रब्ता किया और कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने कौमी मुज़ाकराती कमेटी की कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार कर दिया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़राए ने कहा है कि हमें दावतनामा मौसूल हुआ है मगर हमने शिरकत से इनकार कर दिया। इमरान खान ने मुज़ाकरात का इख्तियार तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को दिया है। मुज़ाकरात तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होंगे। कौमी मुज़ाकराती कमेटी की कौमी कॉन्फ्रेंस 7 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, PTI, JUI, जमात इस्लामी को शिरकत की दावत दी गई है। MQM, काफ लीग, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, ANP और दीगर जमातों को भी जो है इसमें मदऊ किया गया है। इसके अलावा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है वो एक प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने कहा जी PTI से मुज़ाकरात के हक में नहीं, बानी PTI का अपनी ज़ात के सिवा कोई एजेंडा नहीं। 5 बड़ों की बैठक के लिए दयानतदारी अहम है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से PTI मुख्तलिफ रंग दिखा रही है।
पीटीआई में कुछ लोग मुज़ाकरात और कुछ तसादुम की बात करते हैं। बानी पीटीआई का अपनी ज़ात के सिवा कोई एजेंडा नहीं है। मफाहमत और गुफ्तगू के लिए एजेंडा कौन तय करेगा? इमरान खान से मुतल्लिक कोई गारंटी देने को तैयार नहीं। मेरी पार्टी पीटीआई से मुज़ाकरात करेगी तो मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई मुज़ाकरात में पेशरफ कर सकेगी। महमूद अज़रगज़ई बड़े एतमाद से बानी पीटीआई से मुतल्लिक बातें कर रहे हैं। अगले सेशन में उनसे ज़रूर पूछूंगा कि बानी से मुतल्लिक एतमाद की वजह क्या है। इसके अलावा सुहेल वड़ाइच साहब ने मुस्लिम लीग नून के हवाले से एक कॉलम लिखा है, वो मैं ज़रा आपसे शेयर करना चाहूँगा। उसका जो हेडिंग है वो है जी नूनी नाक नक्शा। कहते हैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी हुक्मरान जमात है। नूनी ही वजीर आजम और नूनी ही वजीर आला पंजाब है। गोया नूनी सियासत और उसके अंदरूनी और बैरूनी नाक नक्शे को समझना जरूरी है। नूनी लीडरों की सोच क्या है, इसकी नाक कैसी है और आगे नक्शा क्या बनेगा। नक्शे की इब्तिदा 2024 के इलेक्शन से करते हैं। इलेक्शन से पहले मियां नवाज शरीफ वजारत उज़्मा के उम्मीदवार थे। नताइज हस्ब तवक्को न आया और उस वक्त की अहम खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह के अंदाजे सरासर गलत निकले, जिसने ब्रीफिंग में कहा था कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून 2/3 अक्सरियत से जीतेगी। अब ये किस खुफिया एजेंसी के सरबराह की बात कर रहे हैं? वी डोंट नो कि जिन्होंने कहा था कि जनाब मुस्लिम लीग नून जो है वो 2/3 मेजॉरिटी लेगी पंजाब के अंदर। आगे कहते हैं कि जी मियां नवाज शरीफ दानिशमंद हैं, वो वक्त के मुताबिक बेहतरीन ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्शन के बाद की सूरत हाल का अंदाजा लगाते हुए उन्होंने बेहतरीन चॉइस को चुना। भाई शहबाज शरीफ को वजीर आजम और बेटी मरियम नवाज को वजीर आला पंजाब नामजद कर दिया। गुज़िश्ता 30 साल की सियासत पर नजर दौड़ाएं तो नवाज शरीफ के करीब तरीन राजदान और मुशीर खास शहबाज शरीफ ही रहे हैं। कई लोग तो कहते हैं कि नवाज शरीफ मशवरा सबसे करते हैं, मगर मशवरा मानते सिर्फ शहबाज शरीफ का है। जनरल मुशर्रफ के दौर में सियासत कैसे करनी है कि मामलात पर दोनों भाइयों में इख्तलाफ रहा, मगर फिर भी एतमाद इस कदर था कि इन इख्तलाफात के बावजूद उसी जमाने में नवाज शरीफ ने अपने भाई शहबाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का सदर बना दिया। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ शायद इधर उधर गिला शिकवा तो कर लेते हैं, मगर बड़े भाई के सामने ना कभी बोले हैं और ना कभी उनके किसी फैसले के खिलाफ गए हैं। विफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत में एक ही पार्टी की हुकूमत होने की वजह से जो तालमेल और यकरंगी होनी चाहिए वो सिरे से मफकूद है। चचा शहबाज शरीफ और बेटियों जैसी भतीजी मरियम नवाज शरीफ का आपस में जाती रिश्ता मोहब्बत और शफकत और बाहमी एहतराम का है, मगर शहबाज शरीफ की क़यादत में कायम वफाकी हुकूमत और मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में चलने वाली सूबाई हुकूमत का इंतजामी और सियासी ताल्लुक बहुत ही कमज़ोर है। चुनाचे अरकान पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली मखमसे का शिकार है। इस अदम मवाक़िफ़ की सबसे ज़्यादा बुरा असर नूनी सियासत पर पड़ रहा है। इस टॉपिक पर ज़रा मैं अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ, पहले ज़रा कॉलम पढ़ लें पूरा। कहते हैं जी सियासी विरासत की बात आई तो मियां नवाज शरीफ ने अपने भाई को वफाकी हुकूमत का बड़ा हिस्सा सौंप दिया और छोटी विरासत यानी पंजाब की वजारत आला मरियम नवाज के हाथ आई। शहबाज शरीफ ने तो इस फैसले को मनोन कबूल कर लिया, मगर नवाज शरीफ के माजी की जानशीन और उन्हीं की आदतों के मालिक हमजा शहबाज शरीफ इन फैसलों के बाद बड़ी सियासत से गैर मुतहरिक हो गए और अब उनकी सरगर्मियां हल्के या लाहौर में अपने अहबाब से ताल्लुकात तक महदूद हैं। सुनने में आया है कि उनके वालिद ने उनको विफाक में वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में अरकान असम्बली के मामला देखने को कहा है। माजी में वो पंजाब में भी ये काम करते रहे हैं, लेकिन ताहाल उन्होंने ये जिम्मेदारी नहीं संभाली। शायद वो इंतजार कर रहे हैं कि ताया नवाज शरीफ खुद बुलाकर उन्हें कोई जिम्मेदारी सौंपे। नूनी हल्कों में एक तरफ शहबाज शरीफ की दानिशमंदी और मुश्किल तरीन सूरत हाल में रास्ता निकालने की सलाहियत की तारीफ की जाती है, तो दूसरी तरफ मरियम नवाज के तहर्रुक, बहादुरी और पंजाब को बदलने के मंसूबों को सराहा जाता है। दोनों को नूनी असासा करार दिया जाता है। शहबाज शरीफ चचा है, उम्र में बड़े और तजुर्बे में भी बड़े हैं, मगर वो गली मोहल्ले की सियासत में नहीं पड़ते। वो किसी सियासी बयानिए पर यकीन नहीं रखते। वो मुक्तदरा के साथ बनाकर रखने और मुल्की तरक्की के लिए काम करने को ही अपना बयानिया समझते हैं, बल्कि जबकि मरियम नवाज शरीफ में सियासी जरासीम ज्यादा हैं। मुखालिफों को नेज़े की नोक पर रखकर तकरीरें करती हैं और थोड़े ही अरसे में वो मुस्तकबिल में पार्टी का नया चेहरा बनकर उभर चुकी हैं। आज तक की नूनी नाक नक्शे का खुलासा यह है कि बज़ाहिर समंदर पुरसुकून है, मगर समंदर की लहरों में कई तूफान छुपे हुए हैं। चचा शहबाज शरीफ कभी अपनी भतीजी के खिलाफ हरफ शिकायत जबान पर नहीं लाएंगे और ताबे फरमा भतीजी कभी अपने मेहरबान चचा से ना नाराज होगी, ना खुली बगावत करेंगे। दोनों की शिकायत मौजूद हैं, लेकिन दोनों नवाज शरीफ की अदालत में मामला ले जाना नहीं चाहते। शर्म, लिहाज, एहतराम या इसे जो भी नाम दिया जाए, इन मामलों को जेर बहस ना लाने से नून का फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही हो रहा है। हो सकता है कि कभी नवाज शरीफ खुद शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को आमने सामने बिठाएं, दोनों के बावन साथ हों और फिर आपस के मुगालत से जेर बहस लाकर कोई मफाहमाना रास्ता निकाला जाए। विफाक और सूबा एक दूसरे से मुतसादिम होने के बजाय मुवाफिक होंगे तो तभी नूनी सितारा ज्यादा बेहतर तौर पर चमक सकेगा, वगरना कहीं स्याह बादल इसे छुपा ना दे। अच्छा जी, तो बेसिकली मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसके ऊपर जो है वो सुहेल वड़ाइच साहब ने लिखा है। मैं इसमें थोड़ी 2-4 चीज़ें जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं ऐड कर दूं। हाँ, ये हकीकत है कि दोनों में एक कोल्ड वॉर तो नहीं कह सकते, लेकिन एक कोल्डनेस है आपस में, चलें ये कह सकते हैं। लेकिन वो कोल्डनेस ऐसी नहीं है कि उसको पब्लिक डोमेन के अंदर जो है
वो ये लोग एक्सप्रेस करें। मिसाल के तौर पे मरीम नवाज साहिबा अगर चाहती तो शहबाज शरीफ साहब जो है कई दफ़ा उन्होंने लाहौर के दौरे किए, मुख्तलिफ मतलब फंक्शंस के अंदर या सर्मनीज़ के अंदर उन्होंने शिरकत की, लेकिन मरीम नवाज साहिबा जो है उसके अंदर मौजूद नहीं थी। दूसरी बात ये कि पार्टी के अपने अंदर जो है आप इस्लामाबाद वाले हैं या आप लाहौर वाले हैं, ये एक डिवीज़न मौजूद है। और कोने खुदरों में या प्राइवेट सिटिंग्स के अंदर जो है इस्लामाबाद के लोग पंजाब के हवाले से और पंजाब के मतलब लाहौर के हवाले से, यानी कि सूबाई हुकूमत के हवाले से या सूबाई सेटअप के हवाले से, और सूबाई सेटअप वाले इस्लामाबाद के हवाले से जो है वो अक्सर अपनी शिकायत करते रहते हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अगर हम मतलब मिसाल के तौर पर जिस तरह हम कमेंट करते हैं, तो अगर अभी पिछले दिनों की बात है, मैंने अज़मा बुखारी साहिबा के हवाले से कुछ कमेंट किए थे कि मेरे ख्याल में कहाँ पे वो गलती कर रही हैं, बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा तनकीद नहीं थी। तो इस्लामाबाद से 2-4 फ़ोन आए और नून लीग के लोगों के, उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये तो बहुत ही काम ख़राब है और इस तरह नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। लेकिन आई कुड सी कि बेसिकली वो उनके अपने इशूज़ हैं अज़मा बुखारी साहिबा के साथ, जिसकी वजह से वो इस चीज़ को जो है काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे थे। एंड इट इज़ वाइस वर्सा एज वेल। मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद की जो है वो किसी किस्म की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं की जाती कि पंजाब के मामलात के हवाले से या लाहौर में सूबाई सेटअप जो है वो किस तरह चल रहा है, कोई किसी किस्म की इंटरफेरेंस जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोनों अपनी अपनी फील्ड में खेल रहे हैं। इस तरह लग रहा है कि मतलब पार्टी एक है लेकिन हुकूमतें दो बिल्कुल मुख्तलिफ ऑपरेट कर रही हैं और इनका आपस में किसी किस्म की कोई कोऑर्डिनेशन जो है वो फिलहाल नज़र नहीं आती। तो ये सूरत हाल है जिस तरह इस वक्त ये दोनों जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा जनाब साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के भाई नजफ हमीद के खिलाफ FIA एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद में जालसाजी, धोखाधड़ी और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ामात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR के मुताबिक नजफ हमीद जो इस वक्त हल्का पटवारी इस्लामाबाद तैनात थे ने रेवेन्यू अफसर अब्दुल जहूर और खालिद मुनीर के साथ मिलकर मुबैना तौर पर जाली दस्तावेजात के जरिए 1 कनाल कीमती सरकारी और निजी अराजी बोगस इंतकाल के जरिए मुंतकिल की। FIA हुकाम के मुताबिक इस्लामाबाद पटवार सर्कल में अराजी रिकॉर्ड की जांच के दौरान जालसाजी का यह इंकशाफ हुआ है। मुलजमान ने जाली रजिस्ट्री और बोगस इंतकालात के जरिए 1 कनाल जमीन की मिल्कियत तब्दील की, ताहम कागजात पर सिर्फ 10 मरले की मुंतकली जो है वो जाहिर की गई है, जिसकी बुनियाद के ऊपर यह वाकया पेश आया है और यह मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। दूसरा जनाब एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो है वो पिछले 24 घंटे में आई है और वो है लाहौर से शालीमार बाग में, जहां पे म्यूजिक एंड कल्चरल नाइट के दौरान मारूफ कवाल फराज खान और उनके साथियों के खिलाफ नकदा कोका गाने के ऊपर मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। नकदा कोका मलकू का ये गाना था और ये इन्होंने इमरान खान साहब के एक पहले उसके अंदर पहले एक मिसरा था एक्चुअली जो जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब का जिक्र किया था। बाद में जब वो गाना बड़ा हिट हुआ तो उसके बाद उन्होंने पूरा एक गाना जो है वो इमरान खान साहब के लिए गा दिया था और वो काफ़ी फेमस हुआ। यूट्यूब के ऊपर जो है वो कई करोड़ व्यूज़ हैं उस गाने के। तो शालीमार बाग के अंदर बेसिकली वहाँ पे एक इवेंट था, तो वहाँ पे ये जो कव्वाल थे फराज खान वो वहाँ पे आए हुए थे और उन्होंने वहाँ पे गाना गाया। अब ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे हाजरीन में से किसी ने जो है वो उनसे दरख्वास्त की थी कि जी ये गाना ज़रा सुना दें, उन्होंने गाना सुना दिया। उसके ऊपर जनाब ये जो है वो ये मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया कि जनाब आपने ये गाना जो है वो क्यों गाया। अब FIR में कहा गया है जी इस गाने से शुरा में जोश व इश्तियाल पैदा हुआ और अमन आवा मुतासिर होने का खदशा पैदा हुआ, जिसके बाद इंतजामिया ने परफॉर्मेंस जो है वो रोक दी। कवाल फराज खान ने इस सिलसिले में कहा कि जी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के दौरान एक शख्स की धमकी पर मजबूरन 2 बोल गाए। उस शख्स ने धमकी दी कि कैदी नंबर 804 वाला गाना गाओ, अगर गाना ना गाया तो जब तुम लोग बाहर निकलोगे तो हम तुमसे निमट लेंगे। फराज खान के मुताबिक प्रोग्राम खत्म होने के बाद इंतजामिया को इस वाक़े से आगाह भी किया गया था। उन्होंने कहा कि अगर फरमाइश ना मानने की सूरत में उनकी या उनके साथियों की जान को खतरा होता तो इसका जिम्मेदार कौन होता। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अपील की कि इस वाक़े की तहकीकात कराई जाए और बिला जवाज़ मुकदमा खारिज करवाया जाए। अच्छा, ये बेसिकली ये जो इवेंट होता है ये चांदनी नाइट्स के हवाले से ये इवेंट होता है और ये हर वीकेंड के ऊपर होता है। एक्चुअली एज ए मैटर ऑफ फैक्ट 2-3 हफ्ते पहले मैंने खुद ये इवेंट जो है मैंने अटेंड किया था अपने चंद दोस्तों के साथ और वहाँ पे ये कवाली का जो है वो वाकई एक इवेंट होता है। अब वहाँ पे किसी ने अगर कह दिया, उसने ये गाना गा भी दिया, तो उससे कौन सी ऐसी बड़ी बात आ जाती है। मतलब मैं माइंड न कीजिएगा लेकिन क्या मौजूदा इंतजामिया नकद कोके को परेशान हो गई है कि जनाब नकदा कोका क्यों कहा था। फॉर गॉड से क्या हो गया आप लोगों को। मतलब ये किस किस्म का माहौल है, ये किस किस्म की कदगने है कि जनाब एक कवाल के ऊपर जो है वो FIR से इस किस्म की काटी जा रही है कि जनाब आपने गाना क्यों गा दिया। मैं जानता हूँ इस वक्त बहुत से लोगों के ना जब आप पावर के अंदर आते हैं
तो बहुत से सिर्फ सियासतदानी, कई सहाफ़ियों के भी दिमाग ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जब पसंदीदा जमात जब आती है, हुक्मरानी करती है, हुकूमत में आती है, तो वो भी अपने आप को जो है वो बहुत बड़ा समझ लेते हैं। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा उन सहाफ़ियों को भी, उन सियासतदानों को भी, इंतजामिया के लोगों को भी, कि जब मौका पलटता है तो फिर बराए मेहरबानी याद रखिएगा कि फिर क्या होता है। आज देख लीजिए, वो सहाफ़ी जो पिछले दौरे हुकूमत में उनके चहीते थे, उनके मतलब मनपसंद थे, और ऐसे नाक ऊंची करके जो है वो घूमते फिरते थे और किसी को खातिर में नहीं लाते थे, मुख्तलिफ सहाफ़ियों के ऊपर गद्दारी के फतवे वगैरह वो लगाया करते थे, आज देख लीजिए उनका क्या हाल हो रहा है। तो इसी तरह सियासतदानों के लिए भी वो इसी तरह ही है। आज आपको नकद कोके को इतनी परेशानी हो रही है, ऐसा ना हो कि कल को हालात जब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो नकद कोका जो है ना वो आपको ही पड़ जाए। इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। एक कवाल के ऊपर जो है वो इस किस्म का आप लोगों ने मतलब ये पर्चा काट दिया कि जी उसने गाना क्यों गाया। पहली बात तो ये, वहाँ या तो वहाँ पे सिक्योरिटी के ऐसे इंतजाम करें, कम से कम मैं जब वहाँ पे गया था एटलीस्ट 250 से 300 लोग वहाँ पे आए हुए थे, मतलब, और उनके सामने ये परफॉर्मेंस हो रही थी। सिक्योरिटी के ठीक है, मतलब मुनासिब किस्म के इंतजाम थे, कोई ऐसे इंतजाम नहीं थे कि मैं कहूँ कि जनाब यहाँ पे जो है वो आउटस्टैंडिंग किस्म की सिक्योरिटी थी। तो अगले को भी भाई अपनी जान का डर है, या तो फिर दे दें उसको सिक्योरिटी, तो या तो फिर तब जो है वो ऐसी कोई हरकत ना हो। इसके अलावा जनाब पिछले दिनों एक खबर आई थी बांग्लादेश के हवाले से, हमने आपको बताया था कि बांग्लादेश के एक प्लेयर को जो है वो आईपीएल से निकाल दिया गया, और उसके बाद उसकी फर्दर डेवलपमेंट ये हुई कि बांग्लादेश ने जो है वो T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए अब भारत जाने से इनकार कर दिया है, और उन्होंने आईसीसी को कह दिया कि जनाब हम भारत नहीं जाएंगे, हमारे मैचेस भी जो है वो पाकिस्तान की तरह किसी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर जो है वो शिफ्ट कर दिए जाएं, या श्रीलंका के अंदर जो है वो शिफ्ट कर दिए जाएं। अब उसके अंदर फर्दर डेवलपमेंट ये हुई है कि बांग्लादेश की जो हुकूमत है उसने आईपीएल के मैचेस बांग्लादेश में दिखाने के ऊपर भी पाबंदी लगा दी है। हमारे यहाँ तो ये होता ही है, पाकिस्तान के अंदर तो होता ही है, बांग्लादेश भी जो है वो उसी रास्ते के ऊपर चल पड़ा है कि उन्होंने कहा कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, अगर इस तरह है तो फिर इसी तरह ही सही। इंडिया अपने पाँव के ऊपर जो है वो खुद कुल्हाड़ी मार रहा है, और बहुत हमें खुशी हो रही है इस बात की कि अपना बेड़ा गर्क करने के अंदर जो है इनके जाहिल वो हुक्मरान जो है वो पेश हैं, और खुद ब खुद इस सारी चीज़ का जो है वो बेड़ा गर्क, खेल का तो बेड़ा गर्क कर रही है, पूरे पूरे अपने सफारती ताल्लुकात का भी जो है अपने हाथों से बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।